नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। पहलगाम में जो हुआ, उसने एक बार फिर शराफत का मुखौटा ओढ़े पाकिस्तान का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पूरी दुनिया इस घटना से गुस्से में है। हर सीने में बदले की आग धधक रही है। हर जुबान पर बस एक ही कलाम है, अब बस बहुत हुआ। केवल उन 4 आतंकियों का नहीं, बल्कि उनके आकाओं का भी सर धड़ से कलम होना चाहिए। आतंकियों के उन कैंप को भी तबाह किया जाना जरूरी हो गया है, जहां वो ऐसी नापाक साजिश को अंजाम देने का खाका खींचते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री भी हिंदू। इस देश की सत्ता की कुर्सी पर बैठा हर चेहरा ज्यादातर हिंदू है, लेकिन उसके बावजूद भारत में हिंदू जानकर मारने की हिमाकत हुई। मारने वालों में कोई डर नहीं था, वो अपनी पहचान को नहीं छिपा रहे थे। जिसने कलमा पढ़ा उसे छोड़ दिया गया। मारने वालों को जो सपोर्ट कर रहा था, जो लोकल सपोर्ट मिल रहा था, जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे, वो सब सिर्फ एक मकसद लेकर आए थे कि कश्मीर के अंदर सिर्फ मारना है। और मारना उसे है जिसने कलावा पहना हो, जो कलमा नहीं पढ़ रहा हो। आसान शब्दों में कहे कि जो मुसलमान नहीं हो। जो हिंदू था उसे मार डाला। जब इस देश की सरकार ने भरोसा जताया कि नोटबंदी के बाद 370 के बाद कश्मीर सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है, तब कश्मीर में बढ़ोतरी हुई। जहां 2020 में कश्मीर जाने वालों की संख्या 36 लाख थी, वहीं 2024 में 2.5 करोड़ थी और इस साल यानी कि 2025 में लगभग 3 से 3.5 करोड़ लाख पहुंचने का अनुमान था। आपको याद होगा, जब पुलवामा में बम फटा था तो देश चीख उठा था, और अब फिर वही जख्म, फिर वही लहू और फिर वही सवाल। कश्मीर में आतंकी खुलकर कह रहे हैं कि तुम काफिर हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद लगातार तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं कि क्या इस देश में हिंदू होना कोई गुनाह है। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। जो यात्री वहां पर पहुंच रहे थे उनमें दहशत का माहौल देखा जा रहा है। साफ तौर पर यह सरकार से भी सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर देश इतना ही सुरक्षित हाथों में था तो आज ये तस्वीरें क्यों वापस आई। पुलवामा में जिस तरीके से घटना घटी, उसके बाद देखा गया तमाम तरह के सवाल उठे, तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई और एक बार फिर वही हुआ। किस तरीके से कश्मीर में यह आतंकी हमला हुआ, और ये पहला ऐसा आतंकी हमला नहीं है, तमाम आतंकी हमले देखे गए और उसके बाद भी लगातार ये तस्वीरें सामने आती हैं। तो बताना चाहेंगे आपको, आतंकी बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त। एक एक आतंकी की पहचान करेंगे और सजा देंगे। अब आतंक के आकाओं की कमर टूट कर रहेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरते नजर आए। हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हुआ है। साजिश करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकी बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आए। जिस तरीके से पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ, जो बेगुनाह मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह हुंकार भरी और अब कहा कि अब आतंक के आकाओं की कमर टूट कर रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि यह जो हमला है सिर्फ पर्यटकों पर नहीं हुआ है, बल्कि भारत की आत्मा पर हुआ है। वहीं डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान थरथराया नजर आया। बता दें कि साल 1960 का सिंधु जल समझौता खत्म किया गया। अटारी स्थित चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। तो ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान को अब सार्क वीजा भी नहीं मिलेगा। पाक उच्चायोग के रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस भेजा। तो ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक देखने को मिली। उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 किया गया। तो साल 1960 का जो सिंधु जल समझौता था उसे सरकार ने स्थगित कर दिया है। तो ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक देखने को मिली, जिसके बाद पाकिस्तान थरथराया हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, तमाम बड़े फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं। अब पाकिस्तान को
सार्क वीजा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान उच्चायोग के रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को अब वापस भेजा जाएगा। साथ ही उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 किया गया है। तो बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। और ये सरकार से सीधे सवाल कि आखिर अगर देश इतना ही सुरक्षित हाथों में था, अगर सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि नोटबंदी के बाद आतंक खत्म हो जाएगा, 370 हटने के बाद आतंक खत्म हो जाएगा, तो आखिर यह हमला कैसे, और इसके पीछे का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो ये मैप के जरिए समझने की कोशिश करें। देखिए किस तरीके से ये मैप है सिंधु नदी का, जहां पर आपको बता दें कि 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। जिनकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, जो चिनाब है, जो झेलम नदी है, ये मिलती हुई सिंधु नदी से पाकिस्तान की ओर जाती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखने की कोशिश करिए। और अब यहीं पर पानी को रोक दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है भारत सरकार की तरफ से। और आपको बताना चाहेंगे कि जो नदी की कुल लंबाई है वो 2,880 किलोमीटर है। तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए और समझने की कोशिश करिए किस तरीके से ये सिंधु नदी होकर गुजर रही है। जो सहायक नदियां उनसे मिल रही हैं वो सतलुज है, ब्यास है, रावी नदी है, चिनाब है और झेलम नदी है। और अगर बात करें सिंधु नदी की तो ये 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और अगर बात करें पाकिस्तान की तो काफी ज्यादा इस नदी से लाभ मिलता हुआ नजर आता है। खेती की बात करें तो 80% जो पानी है वो इसी नदी से मिलता है। और अब ये भारत सरकार ने जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया है, पाकिस्तान इससे काफी ज्यादा थरथराया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा फैसला है और पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान झेलने की तस्वीरें इसमें दिख सकती है। ये नदियां हैं और आप देखिए सहायक नदी जितनी है आसपास सिंधु नदी के, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब नदी और झेलम नदी। मैं आपको बता दें पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, जो भारत को बिजली और खेती के सीमित अधिकार हैं। वहीं पूर्वी नदियों की बात करें सतलुज, ब्यास, रावी पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए ये नदियों का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान। वहीं पश्चिमी नदियों की अगर बात करें सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पश्चिमी नदियां हैं। जबकि अगर पूर्वी नदियों की बात करें सतलुज, ब्यास, रावी, ये पूर्वी नदियों में आती, जहां पर पाकिस्तान के इस्तेमाल का पूरा अधिकार जो है वो भारत के पास है। तो पहलगाम में जिस तरीके से बड़ा आतंकी हमला हुआ उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार से सीधे सवाल है कि आखिर अगर देश इतना ही सुरक्षित हाथों में था, अगर भरोसा दिलाया था देश के लोगों को, तो आखिर ये तस्वीरें क्यों आई, आखिर इस तरह का आतंकी हमला क्यों हुआ, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अनुज शिवहरे जी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए अमित सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ अनुपम तिवारी जी जुड़े हुए, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगी अमिताभ सिंह जी के पास। अमिताभ जी, लगातार आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी बड़ी कवरेज करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, ये बड़े आतंकी हमले हुए, किस तरीके से देखते? बहुत भयानक है। और आज से नहीं, मैं तो करीब 30 सालों से बता रहा हूँ कि ये जो है जिहाद जो है ना, ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, ये अंध धार्मिक अंधविश्वास है इनका, और वो मानेंगे नहीं। सबसे पहले तो जरूरत है कि उनके ऐसे अवधारणाओं को संशोधित किया जाए जो दूसरे धर्म के लोगों को मारने का आदेश देती हैं। छोटे बच्चों के मन में, घुट्टी में वे बातें डाल दी जाती हैं।
जिसकी वजह से वो जो है बेचारा इस भय से कि दूसरे धर्म के लोगों की वजह से कुफ्र फैल रहा है, वो उस दहशत में और उसको स्वर्ग जाने की बहुत अंदर उसकी इच्छा भर दी जाती है कि वहां पता नहीं क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे जो मिल रहा है उसको छोड़ो और वहां पे मिलेगा। इसके लिए वो मरने को तैयार हो जाता है। तो जब इस तरह का जो एकदम दिमाग बंद हो जाए तो वो ऐसे ही कार्य करेगा। आप इसको राजनीतिक समस्या या भाईचारे से सुधार लेंगे ऐसा सोचे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। इसमें जब तक इस्लाम के विद्वान खुद संशोधन नहीं करते, वर्तमान दुनिया को समझ करके, सभ्यता और संस्कृति के तहजीब को समझ के, तब तक कोई सुधार नहीं होना है। इस तरह की घटनाएं लगातार होंगी। और ये विशेष जो पहलगाम की घटना है, इसमें जिस तरीके से उन्होंने, जैसे वो सीरिया, सूडान और ईरान, इराक और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में करते रहे हैं, धर्म पूछ पूछ के मारा गया है, तो अब कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें समझना होगा। कोई राजनीतिक दृष्टि यहाँ नहीं है। तो उस ढंग से अगर इस समस्या को हम नहीं लेंगे तो हम सुलझा नहीं पाएंगे। और भारत पिछले 40 सालों से लगातार झेल रहा है। निश्चित रूप से पिछले 10 सालों में कुछ कम हुआ है। पहले हर शहर में बम फटते थे, हर शहर में कहीं भी वो दहशत फैला देते थे। तो उन सब चीजों को देखते समझते हुए इस चीज से निपटने का निर्णय करना है। और पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को 4 टुकड़े होने का तो समय आ ही गया। ठीक है। इसके बगैर जिस ढंग से वो आतंकवादियों को पालने का केंद्र बना हुआ है, सारी दुनिया को में आतंकवादी भेजने का वो स्रोत है, उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। और भारत सरकार ने बहुत ही समझदारी से कदम उठाया है। सीधा युद्ध में उलझने के बजाय उनका गला घोंटने का जो आदेश हुआ है, मुझे लगता है कि ये कुछ न कुछ काम करेगा। क्योंकि पाकिस्तान से जो वहां से प्रत्युत्तर में जो आवाजें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि वो भी दहशत में आ गए हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है अमिताभ जी। डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी के पास रुक करते हैं। अनुपम जी, देखा गया पहलगाम से जो तस्वीरें सामने निकल के आई, आखिर कहां चूक रह गई थी? अगर देखा जा रहा है इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर थे, तो कोई प्रोटेक्शन वहां पर थी ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कहां चूक रह गई? देखिए, अच्छा सवाल है। और चूक तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चूक जब हुई है तो उसके बाद सवाल पूछने लाजमी है। हमको सवाल पूछने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो वहां की कानून व्यवस्था के ऊपर ही आ रहा है, गृह मंत्रालय के ऊपर आ रहा है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो जिसके अंडर में ये सब सिक्योर करना था, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और सवाल तो पूछना पड़ेगा। देखिए, सुरक्षा में चूक थी, इंटेलिजेंस में चूक थी, या अगर इंटेलिजेंस में चूक नहीं थी तो क्या इंटेलिजेंस आने के बाद तमाम विभागों के कोऑर्डिनेशन में कुछ परेशानी थी? वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को सही समय पे दी नहीं गई, ऐसा था क्या? तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, बहुत सारे सवालात खड़े हो सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर हमको जाना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान को अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जो कदम रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमको लोकल लेवल पर इन आतंकवादियों को क्या सपोर्ट मिला, कितना सपोर्ट मिला, कौन कौन वो लोग थे जो इनके साथ इन्वॉल्व थे। निश्चित तौर पर जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां से पाकिस्तान से आने में काफी समय लगता है, काफी दूरी है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर वो लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं रुके जरूर होंगे, कुछ गाड़ियां जरूर करी होंगी, उनको असलहे किसने मुहैया करवाए, या अगर वो असलहे अपने आप पाकिस्तान से लेकर के आए थे तो उनको बॉर्डर पर क्यों नहीं रोक पाया गया? तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हमको ढूंढने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमको पाकिस्तान का जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। तो दोनों चीजें साथ चलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम चूक की बात करें तो इंटेलिजेंस के ऊपर हमको और तलखी से काम करना पड़ेगा। देखिए, हमको उस तरह काम करना पड़ेगा जैसे इजराइल की एजेंसियां, मोसाद वगैरह काम करती हैं, जैसे चीन की, रूस की, अमेरिका की, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। हमको उस तरह से अपनी एजेंसियों को मजबूत करना पड़ेगा। अब वो कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये तो सरकार के पास पूरा खाका तैयार है, सरकार को उसको एग्जीक्यूट करना है। तो हमको
दो चीजें करनी है, इंटेलिजेंस को अपनी पुख्ता करनी है और लोकल सपोर्ट को बहुत जल्द हमें ढूंढ करके निकालना है, खोद के निकालना है, छान के निकालना है, क्योंकि ये जब तक इक्के दुक्के लोकल सपोर्ट कश्मीर के अंदर रहेंगे तब तक कश्मीर के अंदर आतंकवाद किसी ना किसी रूप में बार बार पनपता रहेगा। तो उस सप्लाई चेन को हमें तोड़ना पड़ेगा और इसके ऊपर सघन अभियान चलाना पड़ेगा। हो सकता है इसमें कुछ मानवाधिकार संगठन कूदे कि आप निर्दोषों को उठा ले रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सब चीजें आएंगी, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जब तक इस लोकल सपोर्ट को, ग्राउंड सपोर्ट को, ऑन ग्राउंड सपोर्ट को, ओवर ग्राउंड सपोर्ट को, अंडरग्राउंड सपोर्ट को जब तक ब्रेक डाउन नहीं किया जाता है, तब तक इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्तर पर बार बार आती रहेंगी, ये अपना रूप बदल लेती हैं। प्रिया जी देखिए, अभी कुछ दिनों पहले तक हम लोग चर्चा किया करते थे कि आतंकवाद का कश्मीर के अंदर पैटर्न बदला है जब से आर्टिकल 370 हटाया गया था। उसके बाद वो बड़े आतंकवादी घटनाओं के बजाय इंडिविजुअल्स को मारना शुरू कर दिया था उन्होंने, कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया था, कुछ सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया था। तो हमेशा से वो एक पर्टिकुलर थिंग वहां पर थी, आतंकवाद वहां पर था, और वो आतंकवाद अब इस घटना में एक पुराने पैटर्न में आया है कि उसमें कई सारे लोगों ने मिलकर के एक आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोकल सपोर्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर हमारी एजेंसियों को देश के अंदर भी और देश के बाहर भी बहुत ही तेज और बहुत सख्त काम करने की जरूरत है। और रही बात पाकिस्तान की, तो साहब पाकिस्तान का तो विनाश तय है और भारत सरकार ने उसकी तरफ कदम बढ़ा ही दिया है। और मैं यही चाहूंगा सरकार से कि सरकार अब इस ठीक है, हमारी बॉर्डर के अंदर कौन लोग हैं, कौन गद्दार हैं, उनको भी सही समय पर ढूंढ निकाले। ठीक है अनुपम जी। कांग्रेस से अनुज शिवहरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद देखा गया कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए, सरकार की चूक बताया, तमाम तरह के आरोप लगा दिए। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं इसको? को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे देश की आंखें नम है, मगर एक तरफ देखने को यह भी मिला है कि देश के प्रधानमंत्री जी एक तरफ बिहार जाके हंसी ठट्टा और नीतीश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कर रहे हैं। पहला प्रश्न चिन्ह आज तक अभी तक किसी ने भी ये नहीं उठाया कि गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस ने पहले सूचित किया हुआ था और इंटेलिजेंस से पूरी सूचना थी और वह गृह मंत्रालय को सूचित कर चुका था। देश का गृह मंत्रालय देश की तमाम ऐसी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, उसका कतई चिंता नहीं है कि ये देश कहाँ जा रहा है और किस तरह, किस दिशा में जा रहा है। तो ये पहला सवाल कि देश के गृह मंत्री क्यों वहां सुरक्षा इंतजाम नहीं, क्योंकि वहां का पर्यटन यही कह रहा है वहां एक भी इंतजाम नहीं था। ये पहला प्रश्न है। अगर इसको कहीं दिशा को और बोला जा रहा लगातार कि वो हिंदू, वहाँ मुस्लिम भी मरे, वहाँ किसी ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग मरे, वहाँ 4 या 5 लोग मुस्लिम भी मरे। तो ये चीज जब कोई घटना को किसी को अंजाम देता है तो वो किसी का जाति, धर्म, मजहब और कुछ पूछना मैं समझता हूँ इतना समय उस पर नहीं होगा, क्योंकि उसको लगातार उसका दिमाग जो है, टास्क जो है वो एक हमला करना होता है, ना कि वो इन सब बातों को कहीं उलझाएगा। तो देश को लगातार एक गलत दिशा में और गलत हवा दी जा रही है। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, ये देश एकता और अखंडता का है, इसमें सभी धर्म, सभी मजहब, सिख, ईसाई और मुस्लिम, हिंदू, सब लोगों ने इस देश की आजादी को देखा रहा, यहाँ खड़ा किया है। तो ये जो बातें इधर उधर उलझाई जा रही है ये कतई ना होनी चाहिए। पहले सबसे बड़ा सवाल जो है देश के गृह मंत्री पे है, देश के प्रधानमंत्री पे। लगातार कोई भी इनसे सवाल करने को तैयार नहीं है कि भाई ऐसा देश की सरकार का जिम्मा आपके हाथ में है, आप देश के मुखिया हैं, आपने इतना बड़ा चूक किया तो ये कैसे हुआ, संभव कैसे है? पुलवामा का एक मैं पुराना उदाहरण दे रहा हूँ कि 40 लोग मरे, 40 और 28 में कोई बड़ा गैप नहीं है, एक खट्टे 40 मरे। वो आज तक किस्सा नहीं सुलझ पाया, उससे ये हमें इतना बड़ा जख्म दे दिया, फिर हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे मरे गए, ये उससे बड़ा जख्म हमें फिर दे दिया हिंदुस्तान को। तो ये सब चीजें बड़ी में अहम मुद्दे की हैं कि वहाँ 40 लोग पुलवामा में मरे, वो आज तक किस्सा नहीं सुलझ पाया है। उससे बाद ही हम पे ये एक इतना बड़ा आघात देश को दिया गया कि पूरे देश में मैं समझता हूँ एक एक व्यक्ति की आंखें नम है
और निश्चित रूप से हेलो जी बोलिए बोलिए। हेलो, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि ये देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक उनको इस पर सख्त निर्णय ये लेना चाहिए कि ये ऐसी घटनाएं हो गई हैं, मगर ऐसी कभी भी भविष्य में, पुलवामा के बाद ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। पुलवामा का हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण था कि इससे 40 लोग, नौजवान, बहुत कम उम्र के बच्चे में मारे गए। तो ये चीजें ऐसी है, हर बार हमारा देश घटना को कहता है कि इसके बाद हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम सारी बातें होती हैं, मगर कोई भी आज तक मैं देखता आ रहा हूँ, इससे पहले ऐसा नहीं है, कांग्रेसी सरकार भी रही, मगर आज तक कोई भी ठोस बुनियाद ऐसा फैसला नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो आज ऐसी घटना ये लोग करने में इनको रूह इनकी कांपनी चाहिए। ऐसी कोई भी ऐसा देश की सरकार आज तक फैसला नहीं कर पाई है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और लगातार देश को अर्ल गर्ल बातों में उलझाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों से एक ही बात कहूंगा कि देश में एक बहुत बड़ा ये इतना बड़ा हादसा है, इसमें कतई राजनीति ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज इस पे राजनीति ना करें, ये राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि जिसका बच्चा जाता है ये उसी को मालूम होता है कि मेरा बच्चा चला गया है। ठीक है अनुज जी। अमिताभ जी, अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसमें राजनीति में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं, जबकि ये कोई मुद्दा नहीं है राजनीति का, लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन अगर बात करें आखिर ये कहां तक सही है, क्योंकि हर बात पर राजनीति को जोड़ दिया जाता है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें भी राजनीति। इतनी देर से कांग्रेस प्रवक्ता जो बोल रहे थे जी, वो अंतिम लाइन, एक लाइन अगर वो ये बोलते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, और पूरी अपनी जो वक्तव्य जो उनका था वो केवल राजनीति थी। ये वो लोग हैं जिनके राज्य में क्या हाल होता था, ये आतंकवादी किस शहर में नहीं चले जाते थे, कहाँ नहीं बम धमाका करते थे, कहाँ नहीं गोलियां बरसाते थे, इतना असुरक्षित होता था। हर बस में, हर ट्रेन में लिखा मिलता था कि कोई सामान मत छूइए, बम हो सकता है। ये आज आलोचना जिस ढंग से कर रहे हैं, इनको पहले अपना जो है कुकर्म है उनको गिन लेना चाहिए। सारी समस्या खड़ी की हुई इनकी, और इसी तरह फिर भ्रम में डाल रहे हैं ना कि धर्म की बात मत करो, धर्म के आधार पर देश बांट दिया था इन्होंने, और उसके बाद ही उसी धर्म के आधार पे फिर सारी समस्याएं यहाँ पे पैदा की, वही प्रश्रय दे दे करके, और ये आज बता रहे हैं सारी बात कहने के बाद कि राजनीति मत करो। हम तो बहुत स्पष्ट करें, राजनीति की बात ही नहीं है। अरे उस जिहादी मर्म को समझो, नहीं तो सारे लोगों को मरवाओगे। देश को 1/3 हिस्से में कर दिया, उसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं, और अभी ये चाह रहे हैं खास करके जो सनातन है, हिंदुत्व जो है वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। ये वहां तक गलतफहमी में रखेंगे आप जी। मुझे बहुत तकलीफ है इन लोगों की वजह से इस देश में जो है और ज्यादा खतरे की स्थिति में हमें। जयचंद और मीर जाफर से आगे ये लोग चले गए। ये अपने लोगों पे कुल्हाड़ियां चला रहे हैं पीठ पे। ठीक है समझने को खुद नहीं तैयार है, और पूरे देश तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं उसी भ्रम में, उसी गलत इसमें झोंक करके मरवाने पे लगे हुए। ठीक है अनुज जी, अपनी बात पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या किया है और पाकिस्तान के साथ हाल के दिनों में क्या हुआ है, ये सब जानते हैं। आज कश्मीर इस अवस्था में पहुंच गया था कि हजारों लोग देश दुनिया से आ रहे थे, वहाँ के लोगों को भी कमाने खाने का मिल रहा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को इससे तसल्ली हुई है, इनके व्यवहार से पता चल रहा है। अभी जो है, जो राजनीतिक स्थितियां थी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रधान जो थे वो केसों में फंसे हैं और अब पूछताछ हो रही है, तो इनके लिए बहुत राहत की बात है। और यही राजनीति में घसीटते हर चीज। इनको देश की अस्मिता से मतलब नहीं है। देश के बाहर जाके ये लोग इनको बोलने से मना कीजिए, बीच में ना बोले। जब तक ये बोल रहे थे कोई जवाब नहीं दे रहा था बीच। तो ऐसे लोगों को जनता को पहचान लेना चाहिए
और अब सही दवा हो रही है और होगी। पाकिस्तान जिस तरीके से गिलगिलाया है उससे समझ में आया है कि अब भारत सही दवा अनुज जी, करेगा। ये जो तमाम तरह के सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, अनुज जी सुन लीजिए पहले, ये जो तमाम तरह के सवाल उठा रही है, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है डेमोक्रेटिक स्ट्राइक देखने को मिल रही है, और उन्होंने साफ कह दिया है कि एक एक आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा सबक सिखाने का काम किया जाएगा। हम भी यही चाहते हैं, बख्शा नहीं जाएगा, मगर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाके मुख्यमंत्री के साथ हंसी टट्टा कर रहे हैं, वो भी आप दिखा लीजिए ना। वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग इस चैनल पे? ये वरिष्ठ पत्रकार का चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं, इनको भाजपा का चोला ओढ़ के बैठाइए ना। वरिष्ठ पत्रकार की कलम तो ये मैं समझता हूँ ऐसी आवाज ही नहीं होती इस चैनल पे। ये बहुत कमजोर लोग हैं ये लोग। इनको लगता है कि जब तक इनके मतलब की बात न करो तब तक वो पत्रकार नहीं हो। इनको पैरोकारों की जरूरत है। इनके समय में 90% पत्रकारों को इन्होंने पैरोकार बना लिया आपके चैनल से। आप जैसे और इनको लगता है कि सारे पत्रकार वैसे ही होंगे जो इनके पैरोकार बन जाए। पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इस भ्रम में ना रहेंगे और बीच में ना बोले। कब तक पत्रकारों पर सवाल उठाते रहेंगे? इनको ये तहजीब, ये तमीज सीखनी पड़ेगी कि जब बहस हो रही हो तो पत्रकारों के साथ नहीं उलझते। आप देखिए कि तो आप अपनी बात रखिए ना, अपनी बात रखिए ना, आपको मौका दिया जा रहा है, आप अपनी बात रखिए ना। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? अनुज जी, अगर अमिताभ जी कुछ बातें ऐसे कह रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रही, आप उसका जवाब दीजिए। नाम पे जिस तरीके का इनका इस चैनल पे डिबेट में अपना बयान आ रहा है, वो कतई वरिष्ठ पत्रकार का बयान नहीं हो सकता। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये पत्रकार नहीं है। ठीक ये है। लोग पट्टा लटका के गले में पत्रकार बनाते थे। इनके जमाने में भी मैं ऐसा ही था। ठीक है अनुज जी, कोई भी पार्टी हो उसको ऐसे ही प्रश्न करता था और मुद्दे पे बात करता था। इनकी तरह नहीं कि मेरी पार्टी के हिसाब से बात करो, ऐसा मैं कभी नहीं करता। ठीक है अनुज जी, अमिताभ जी, ठीक है, आऊंगे आपके पास। अनुपम जी, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता नजर आया और सरकार से भी सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई आखिर? और इसे कमी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी कुछ ही समय के बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और हर साल यात्रा को टारगेट किया जाता है आतंकी हमलों के द्वारा, और उसके बावजूद वो यात्रा पहलगाम से ही होकर गुजरती है। उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक, और जहां पर यह आतंकी हमला हुआ वो कोई ऐसी जगह नहीं थी। बोलिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल प्रिया जी सही कह रही हैं आप। इसके ऊपर तो सवाल उठना लाजमी है, और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके कंधों पर है उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, लगातार पूछा जाना चाहिए। चाहे वो देश का गृह मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो देश का कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, सबके सब सवालों के घेरे से कोई भी बाहर नहीं। सबको जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि 26 जाने गई हैं, 26 निरपराध लोगों की जाने गई हैं, 28 लोगों की, माफ कीजिएगा, 28 लोगों की जाने गई। और वो लोग थे जिनके हाथों बंदूक नहीं थी, जो सैलानी थे, जो कि घूमने फिरने गए थे, जो कि अच्छे घरों के लड़के थे, बच्चे थे, किसी का कोई पति था, कोई किसी का बेटा था, उनकी जाने गई हैं। वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और अगर ऐसी जाने जाती हैं और वो भी उस क्षेत्र में जाती हैं जहां पर सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाया करती है कि हमने आर्टिकल 370 हटाने के बाद, नोटबंदी करने के बाद काफी हद तक आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो जो कुछ एलिमेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, सरकार उनको या तो बहुत हल्के में ले रही थी, या तो सरकार उनको इग्नोर कर रही थी, या तो सरकार ने उस तरफ से अपना मुंह मोड़ रखा था। तो इन सारे जिम्मेदारों की जवाबदेही बनती है। तमाम लूप होल्स कौन कौन से थे, कहां कहां पे चूक हुई है, इंटेलिजेंस का क्या इनपुट था, कैसे वो बताया गया, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस इनपुट तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मेरी खुद की जानकारी है, इंटेलिजेंस इनपुट 16-17 तारीख को ही आ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पर दिक्कत ये थी कि वो एक ब्रॉडर कथन था कि कहीं कुछ होने वाला है। स्पेसिफिकली ये चीज नहीं कही गई थी, इंटेलिजेंस में ये नहीं आया था कि कहां पर या किस इलाके में या किसके नजदीक कोई बड़ी घटना होने वाली है। तो इंटेलिजेंस आया था, लेकिन वो इतना वेग था कि उसको तमाम जांच एजेंसियां सही समय रहते हैं उसको डिकोड नहीं कर पाई। और अगर डिकोड उन्होंने किया भी होगा तो उसके बाद देखिए इंटेलिजेंस आने के बाद एक कोऑर्डिनेशन होता है, तमाम एजेंसियां, सिविल पुलिस से लेकर के तमाम मिलिट्री, तमाम अधिकारी, तमाम लोग एक चेन के तहत इन्वॉल्व होते हैं
ताकि कोई बड़ी घटना ना होने पाए। ठीक है तो वो अनुभव जी। कम्युनिकेशन गैप या तो रहा होगा, या तो कोऑर्डिनेशन में कमी रही होगी, और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही है कि इतने ज्यादा सैलानी उस इलाके में आते हैं, पहलगाम की उस घाटी में हर समय सैलानियों की भीड़ रहती है, और जिस समय ये घटना होती है उस समय वहां पर एक होमगार्ड तक नहीं था। ये कितनी बिल्कुल कितनी अचंभे वाली बात है। तो सवाल तो पूछने पड़ेंगे, सवालों बिल्कुल के जवाब तो सरकार को देने ही पड़ेंगे, और इसमें हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये साहब स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। ये भी चीजें यहाँ पर बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि बिल्कुल अनुपम जी, क्योंकि एक जी, छोटा मुद्दा नहीं है, आतंक का मुद्दा बहुत समय पहले से चलता हुआ आ रहा है और आज के दौर में भी बैठकर हम वही बहस करने बैठे हुए हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये आतंक का मुद्दा लगातार अनवरत चल रहा है। अनवरत 60-70 सालों से हमारे हमारे हमें घाव पर घाव दिए जा रहा है, और उसके बाद भी हमारी बहसें सिर्फ इस बात पर होती हैं कि साहब हमारी चूक कहाँ पर है। अरे ठीक अभी है अनुपम जी। दूसरे को भी चूक करने का मौका हम देंगे जी या नहीं जी देंगे? कभी हम पाकिस्तान के अंदर खौफ पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है 1971 में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर खौफ पैदा हुआ था, क्या वो दोबारा रिपीट होगा? और अगर होगा तो कब होगा? तो वो बहुत जरूरी है। देखिए, परमानेंट इलाज ही इसकी एक रेमेडी है, और उसके अलावा हम लोग बैठ करके सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहेंगे, पक्ष विपक्ष खेलते रहेंगे, कोई किसी को पत्रकार नहीं मानेगा, कोई किसी को नेता नहीं मानेगा, यही सब बातें चलती रहेंगी। तो ठीक है ये अनुपम सब जी। चीजों से हमें बाहर आना चाहिए। ये समय है, पूरा देश एकजुट होना चाहिए। और एक आखिरी बात मैं और कहना चाहूंगा, शायद अमिताभ जी मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों ने दो तरह का हमला किया है। आतंकवादियों ने जाने भी ली हैं और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ भी गए हैं। वो धर्म पूछ पूछ करके मारना, वो कलावा दिखाकर मारना, वो कपड़े उतार करके मारना, ये आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला गया है। इसको समझिए आप। ये आपको, आपके मन में ये भय, ये घृणा, आपके साथी के प्रति एक घृणा पैदा करने के लिए किया गया है। तो ये हमेशा हमें स्टडीज में बताया जाता था कि जब युद्ध लड़ा जाता है, जब हमले होते हैं, तो कई लेवल पर एक साथ होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज को फिलहाल बैकग्राउंड में रखते हैं कि धर्म क्या था, कौन धर्म आतंकवादी है, कौन धर्म आतंकवादी नहीं है। ये समय है एकजुट होने का। आतंकवादियों के हिसाब से नहीं खेलना हमको, ठीक है हमको अनुपम जी। अपनी चालें चलनी है और आतंकवादियों को सबक ठीक है सिखाना है। अमिताभ जी जवाब देना चाह रहे थे, अमिताभ जी अपनी बात रखिए पहले। जी जी रत्नेश जी आती कि हूँ मैं आपके दो पास। दो जी अमिताभ जी। दो बातें बताना चाहता हूँ। हम्म पहली बात ये है, जी ये जी ठीक है कि इंटेलिजेंस की लापरवाही हुई, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन आपको बता दूं, इंटेलिजेंस में रोज हजारों की संख्या में, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में इनपुट्स आती हैं। हम्म मैंने क्राइम बीट कवर किया हुआ है लगातार 5-7 साल, और उस जमाने में इतनी घटनाएं होती थी कि एक बम फटा और वहां पे हम लोग पहुंचे तो दूसरा बम भी फटता था। और कई बार हम आपस में मजाक भी करते थे कि कल सुबह हो सकता है हम भी खबर बन जाए। हम्म तो मुझे मालूम है इंटेलिजेंस की सूचनाएं किस कदर आती हैं, उनको डिकोड करना और एकदम टू द पॉइंट समझना कि किस जगह पे कहाँ क्या हो सकता है, वो बहुत आसान काम नहीं होता। दूसरी बात, जिस ढंग से हमारे देश में कश्मीर को में चुनाव करवा करके और राजनीतिक वहां पे नेतृत्व आए किसी भी तरह, उसके लिए जिस ढंग से दबाव बनाया गया, जिस ढंग से न्यायालय ने भी उसके लिए काफी सक्रियता दिखाई, तो आज उसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ठीक है अमिताभ जी। क्योंकि जब डायरेक्ट हाथ में होता है सब शासन प्रशासन, उस वक्त जिस ढंग से वहां पे सख्ती हुई थी और जिस ढंग से वहां पे शांति हुई थी, और जैसे ही राजनीतिक सत्ता आई है उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में जब से गया है, आप देखिए घटनाएं शुरू हो गई। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है अमिताभ जी। और तिवारी जी ने कहा कि वो साइकोलॉजिकल वार कर रहे हैं। ठीक है अमिताभ जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है ठीक है। बीजेपी से एक मिनट सुन लीजिए, हम मूर्ख हैं, 1500 साल से। ठीक है धर्म के आधार पे हमें मारा जा रहा है। उनकी आयतें बताती हैं, उनके बच्चों के भुट्टे में भरा जाता है, और आज भी आप ये भ्रम फैला रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो हत्याएं होंगी, तिवारी जी आप भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार होंगे। अमिताभ जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है अमिताभ जी, आऊंगे आपके पास। बीजेपी से रत्नेश मिश्रा जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, वो वाकई में काफी निंदनीय थी।
बड़ा सवाल सरकार से ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। देखिए प्रिया जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रिया जी, 2019 में अनुच्छेद 370 को रिवोक करने के बाद जिस प्रकार से कश्मीर शांति एवं विकास की ओर लगातार अग्रसर हो रहा था, उससे बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग और पेट में दर्द हो रहा था। कहीं ना कहीं कश्मीर को हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमने दी, वहाँ पर चुनाव कराए, वहाँ पर फेयर इलेक्शंस हुए, वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कश्मीर में नहीं दे पा रही थी पिछली सरकारें, वो हमने दी। और उसके बाद हमने लगातार वहां पर इतना इन्वेस्ट किया कि वहां पर टूरिज्म खूब बढ़ा। आप सोचिए कि केवल सैलानियों को ही क्यों टारगेट किया गया, उन इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों के द्वारा। मैं क्लियरली कह रहा हूं, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों के द्वारा, क्योंकि पूरे विश्व में आप घूम डालेंगे तो कहीं पर भी आपका पैंट तुड़वा कर देखकर नहीं मारा जाएगा, कहीं पर भी आपको धार्मिक किताब की कुछ लाइनें सुनकर या आपकी धार्मिक प्रेयर सुनकर नहीं मारा जाएगा, किसी धर्म में आपको यह नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि वहां पर कलमा पढ़वाया गया और कलमा इस्लाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बहुत खुलकर कहने की जरूरत है कि इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों ने वहां पर कश्मीर की स्टेबिलिटी को डिरेल करने के लिए यह कायराना हमला किया है। तो यह तो कंडम किया जाना चाहिए। अब मैं कांग्रेस की एक बड़ी नेता को देख रहा था, 26 हिंदू मर गए, उस पे उनको नहीं दिखा, लेकिन एक मुस्लिम शहीद हुआ, नो डाउट उसने बचाने की कोशिश की, वो देश के लिए लड़ा और देश के लिए प्रत्येक लड़ने वाले व्यक्ति के लिए हमारे मन में सम्मान है। वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो देश के लिए लड़ रहा है तो वो भारतीय है और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मिस इंदिरा गांधी वाड्रा, ठीक, अब पता नहीं वो गांधी कहां से है, सॉरी प्रियंका गांधी वाड्रा, पता नहीं वो गांधी कहां से, पता नहीं वाड्रा कहां से है, खुद को ब्राह्मण भी बताती हैं, गांधी सरनेम ब्राह्मणों का होता नहीं, वाड्रा क्रिश्चियन है, आप जान ही रहे। वो एक ट्वीट करती है, उसमें केवल एक मुस्लिम की बात करती है। अरे भाई, 26 हिंदुओं की हत्या पे आपने क्यों बात नहीं की? आपने क्यों नहीं कहा कि उन 26 जो हिंदू मरे उनके साथ गलत हुआ? उनके परिवारों की भी बात आप करते। देखिए, ये जो विपक्ष पूरा सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है, ये विपक्ष को मैं नामर्द और नपुंसक कहूंगा। आपने आज देश को अकेला छोड़ दिया। आज आपने उन सभी मारे गए हिंदुओं को यह कह दिया कि आपके पक्ष में बोलने की गारंटी केवल भारतीय जनता पार्टी की है। ना कांग्रेस बोलेगी आपके पक्ष में, ना सपा बोलेगी आपके पक्ष में, ना आरजेडी बोलेगी आपके पक्ष में, ना इंडिया ठगबंधन के जो इगड़िम बिगड़िम तिगड़िम वाले दल हैं वो बोलेंगे। किसी एक बड़े नेता ने विपक्ष के, कांग्रेस दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है क्या, उसके प्रियंका, मुझे बार बार इंदिरा गांधी आ जा रहा है, लगता है वो प्रियंका गांधी वाला भी कॉकटेल जो चल रहा था वो हम लोग के दिमाग की तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो प्रियंका गांधी ने एक बार भी हिंदुओं को स्टेट में कोट नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? हिंदुओं से ऐसी क्या एलर्जी है भैया? अब आ जाते हैं कि जो इन्होंने कहा कि कार्रवाई क्या होगी। हम वो लोग नहीं है जो मंत्रिमंडल का निर्णय फाड़ कर फेंक देते हैं। हम वो लोग हैं जो निर्णय लेकर दुश्मनों को चीड़ फाड़ के फेंक दे देते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, मिलिट्री स्ट्राइक भी करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्राइक भी करेंगे, इकोनॉमिक स्ट्राइक भी करेंगे। और न केवल पाकिस्तान में, भारत में भी बैठे पाकिस्तान के सरपरस्तों के ऊपर भी अब कार्रवाई होगी। अब उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो, या वो टीवी पर बैठकर इस्लामिक आतंकियों की पैरवी करने वाले लोग हों। एक एक के बारे में रिकॉर्ड किया जा रहा है और ऐसा दागेंगे, ऐसा मारेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि आने वाली 7 पुश्तें भी सहरेंगी भारतीय नागरिकों की तरफ आंख उठाते हुए। ये मेरा नहीं, ये प्रधानमंत्री जी का और ये गृह मंत्री जी का वादा है। विधवा विलाप मत करिएगा जब भारत जवाब देगा तो। ठीक है रत्नेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यह भी वादा किया था कि नोटबंदी के बाद आतंक खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी वादा किया था 370 हटने के बाद आतंक मुक्त हो जाएगा। तो आखिर वो वादे कहां गए? अब मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त 2019 के पहले, ठीक है, 5 अगस्त 2019 जिस दिन रिवोक किया गया आर्टिकल 370 के क्लॉज 1 को, वो 2 को, 1 and 3 तो अभी भी है, ठीक, जिसमें स्पेशल पावर्स दी गई थी जम्मू इन द रिलेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसको हमने रिवोक किया, हमने उसके पॉलिटिकल स्टेटस को बदला, हमने वहां पर स्टेबिलिटी लाई। आप सोचिए, जिस जम्मू कश्मीर में लगातार प्रेसिडेंट रूल चल रहा था, वहां पर इतनी स्टेबिलिटी थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव कराने से मना कर देता था। और हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, वहां पर स्टेबिलिटी लाएंगे, वहां पर इलेक्शंस कराएंगे। हमने वहां पर इलेक्शंस कराई,
कांग्रेस के गठबंधन दल की वहां पर सरकार बनी, अब कांग्रेसियों को सीट कम आई, इनके साथी ने वहां पर लात मार के इनको किनारे कर दिया, तो उसमें भाजपा का तो कोई दोष है नहीं भाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़े थे, शायद 5 या 6 सीटें आई, गठबंधन में थे दोनों दल। उसके बाद जब उनको पूर्ण बहुमत अकेले मिल गया तो कांग्रेस को कहा चल बाबू निकल, तुम्हारा काम यहाँ से खत्म, तो उनको तो लात मार के भगा दिया। तो इनका तो वहां पर कोई भी पॉलिटिकल प्रेजेंस है नहीं। 5-6 विधायक हैं, वो अपना कूदते फांदते रहते हैं। एनसीपी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी खुद की फुल मेजोरिटी की सरकार बना ली। अब देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमने जो कहा था वो किया। जिस प्रकार से टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप हो रहा था, इतना पिछले 5 सालों में आप देखिए, आर्टिकल 370 के रिवोक किए जाने के बाद 80,000 करोड़ का टूरिज्म गया था वहां पर। और मैं एक चीज फिर कहूंगा, क्यों सैलानियों को ही क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूरी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म के इर्द गिर्द रन करती है। तो ये जो पाकिस्तान पोषित जो आतंक है वो बिल्कुल हमारे कश्मीर भाइयों को टारगेट करने के लिए उन्होंने हमले किया, ताकि कश्मीरियों के खिलाफ देश में एजिटेशन आए। हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम अपने कश्मीरी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हर एक उस मुसलमान के साथ खड़े हैं जो अपना आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम और बीर अब्दुल हमीद को मानता है, कैफी आजमी को मानता है, ठीक है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मानता है। हम उस प्रत्येक मुसलमान के विरोध में खड़े हैं, हम उस प्रत्येक व्यक्ति के विरोध में खड़े हैं जो औरंगजेब को, जाकिर नाइक को, सद्दाम हुसैन को और ओसामा बिन लादेन को अपना आइडियल मानता है। वो कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और एक चीज तो सबसे बड़ी बात देखिए, मैं तो बड़ा छोटा था उस समय पे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हुआ करते थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका देहावसान हुआ, उनके जनाजे में 10,000 लोग भी नहीं गए, और यासीन भटकल के जनाजे में 2 लाख लोग खड़े थे। ये नहीं प्रिया जी, नहीं इतिहास, प्रिया जी, लेकिन प्रिया जी चीज बताइए, नहीं प्रिया जी चीज बताइए, मैं अपना आइडल मानता हूं, मान लीजिए क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को मानता हूं, ठीक, मैं उसके, अब मैं अगर कहूं कि मेरे आइडल ओसामा बिन लादेन हैं तो मुझसे सवाल पूछा जाएगा ना, अरे भैया आप आतंकवादियों को आइडल बनाएंगे, आप आक्रांताओं को आइडल बनाएंगे, आपसे सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। ये जो लोग हैं, विपक्ष यही चाहता है कि मुस्लिमों को टारगेट करें लोग, लेकिन हिंदू टारगेट नहीं करेगा किसी भी कश्मीरी भाई को। बिल्कुल बिल्कुल सरकार का, हम तो कह रहे हैं कि भाई चूक हुई है, उस चूक को सुधारा जाएगा। हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है ना, अरे इसी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, जब ताज हमला हुआ था मुंबई में, हाथ बांध के लोग बैठ गए थे, क्या किया था इन्होंने? कुछ नहीं कर पाए। हमने कहा ना, हमने इंडस्ट्री को सस्पेंड किया, पूरे के पूरे कार्यकाल में कितना भी टेंशन आओ पाकिस्तान के साथ, अरे बिल्कुल क्या, अरे मैडम क्या करें, हम उनको गर्मियों में पानी के बिना मार देंगे और बरसात में सारा पानी छोड़ के बाहर में बहा देंगे। अगर फुल स्टॉप लग जाता तो आज ये जो, अरे सुनिए तो मैडम फिर कह रहा हूं, तस्वीरें नहीं आती, मैडम फिर कह रहा हूं तस्वीरें आई है। मैं कह रहा हूं कि ये कश्मीर की स्टेबिलिटी को डिरेल करने के लिए हमला किया गया है। इतनी भयावह मौत, इतनी भयावह मौत, पैंट उतारो और मैडम इसको तो हम खुल के कह रहे हैं ना कि उन हर एक इस्लामिक आतंकी को मारेंगे, हर एक उस कलमा सुनकर हिंदुओं को मारने वाले इस्लामिक आतंकी को मारेंगे, हर उस मुसलमान को मारेंगे जो कलमा पढ़कर हिंदुओं की हत्या करेगा। हम तो खुल के बोल रहे हैं। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता में दम हो तो खुल के बोले। नपुंसक हो गया पूरा का पूरा विपक्ष, नामर्द हो गया पूरा का पूरा विपक्ष। अरे भैया आप कम से कम सच को सच बोलते तो इस देश का मेजोरिटी हिंदू वोट बैंक आपके साथ खड़ा होता। आपने तो उसको कह दिया भैया तुम्हारे केवल भाजपा है। इन लोगों ने तो खुद हिंदुओं को कह दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। और इस देश में आप मेजोरिटी की बात नहीं करेंगे, उस देश में आप पॉलिटिक्स करके आप सत्ता पाने की कोशिश करते हैं। अरे ऐसे ही विपक्ष में पड़े रहेंगे। हिंदुओं के पक्ष में बोलना शुरू कर दीजिए, हिंदुओं की हत्या को कंडम करना शुरू कर दीजिए। अनुज शिवहरे जी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बताइए, खैर वो लोग सुनते नहीं किसी छोटे नेता की कार्यकर्ता की, उनके यहाँ का वर्किंग प्रोसेस बड़ा अलग है। वो 4-5 वामपंथियों ने राहुल गांधी को घेर रखा, वो उनसे उलूल जुलूल बयान दिलवाते रहते हैं। और कल एक बहुत बड़े चैनल पे मैं था तो वहां के एक एंकर ने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब टीवी पे आते हैं तो जब ये लौट के जाए तो इनके प्रवक्ताओं से पार्टी पूछे कि आपने हमारे कितने वोट कम कर दिए। क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू जब देखता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हमारी बुराई कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के प्रवक्ता जो हैं वो हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, तो कहता भैया हम तुमको वोट क्यों दें? ये डेमोक्रेसी है भाई, यहां वोट उसी को दिया जाएगा जो उसकी बात करेगा। और नहीं तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, वो कह दे कि वो इस्लामिक आतंकी गलत है, कह दे। और इस्लामिक आतंकवादी बोले क्योंकि कलमा इस्लाम से जुड़ा हुआ है,
खतना इस्लाम से जुड़ा, किसी की पैंट उतरवा के ये चेक करना कि आपका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इससे बड़ा और कौन सा भैया प्रूफ चाहिए कि आतंकवाद का भी धर्म है? ये हमला ये मजहब के नाम पर हुआ है। और रत्नेश जी, पुलवामा में आपको याद होगा जब बम फटा था तो देश चीख उठा था, और फिर वही जख्म, फिर वही लहू और फिर वही सवाल। कश्मीर में आतंकी खुलकर कह रहे हैं कि तुम काफिर हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आखिर ये जो बेगुनाह पहुंचे हुए थे कश्मीर की वादियों में, नवविवाहित जोड़ा पहुंचा हुआ था हनीमून मनाने के लिए, अपनी खुशियां मनाने के लिए, शादी के लिए, लेकिन क्या मिलता है? मौत मिल जाती है। और सजा क्या? क्या गुस्ताखी थी कि भाई उन्होंने कलावा पहन रखा था। आप प्रिया जी क्या चाहती हैं कि सरकार? नहीं प्रिया जी, मैं अब जवाब देता हूं। नहीं रत्नेश जी देखिए, प्रिया जी मैंने कहा ना कि अगर हमारे एक भी नागरिक की मौत होती है आतंकवादी हमले पे, हम सरकार में हमारी जवाब देता है और हम उसका जवाब देंगे, और हमसे जवाब पूछा जाए लेकिन सही तरीके से सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब दे। अगर तुष्टीकरण की नीति का पालन करते हुए सवाल पूछा जाएगा तो जवाब नहीं देंगे हम। अब हमारा जवाब क्या होगा ये ना तो प्रिया जी डिसाइड करेंगे, ना अनुज शिवहरे डिसाइड करेंगे, ना अमिताभ सिंह डिसाइड करेंगे, ना अनुपम तिवारी डिसाइड करेंगे। सरकार में हम हैं, हमारी जवाबदेहिता जनता के प्रति है, और जनता को पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अपने प्रत्येक नागरिक की हत्या का बदला लेंगे। और हमने पुलवामा के बाद भी लिया था, पहलगाम के बाद भी लेंगे। इसमें निश्चिंत रहे, देश की जनता इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है कि जिस प्रकार से धोखे से हमारे देश के हिंदू नागरिकों को मारा गया, मैं फिर कहूंगा हिंदू नागरिकों को मारा गया है, हिंदू धर्मावलंबियों को धर्म देखकर उनसे कलमा पूछकर मारा गया है। हम भी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों को क्या कहते हैं गायत्री मंत्र सुनकर मारने का काम करेंगे। बिल्कुल टिट फॉर टैट होगा। हम किसी भी इस्लामिक आतंकवादी को बख्शेंगे नहीं, उसको चाहे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो, चाहे अब्बा डब्बा झब्बा का समर्थन प्राप्त हो। एक हमारा केवल हमारा एक निर्णय है प्रिया जी, मारेंगे और तब तक मारेंगे जब तक हमारा देश के लोग ये ना कहना शुरू कर दें कि अब बख्श दो, जाने दो, जो बेचारों को निरीह हो गए। ठीक है रत्नेश जी, क्योंकि ये देश की जनता का ही सवाल है, ये कोई मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, ये देश की जनता के सवाल लेकर ही हम बैठते हैं। और वो खुद यही कह रही है कि भाई आज हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं। कई आतंकी हमले हुए, आखिर फुल स्टॉप क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या कमियां रह पा रही हैं? क्या चूक हो जा रही है? आप खुद देखते हैं अमरनाथ यात्रा पर लगातार आतंकियों का टारगेट रहता है, और उसी पहलगाम से यात्रा होकर गुजरती है। इतने बड़े संख्या में सैलानी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक, कोई वहां पर देखिए सैनिक नहीं तैनात था। प्रिया जी जवाब दीजिए। आपको मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर हम चारों में है तो वो मेरी बात को बहुत कायदे से समझेगा। देखिए, जो आर्म्ड फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट था जम्मू कश्मीर में, आर्म्ड फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट को रिवोक करना वहाँ की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था। कहीं ना कहीं जो अपस्फा जो लगा रखा गया था पिछली सरकारों के द्वारा जम्मू कश्मीर में केवल पीस मेंटेन के नाम पे, उसका लगातार विरोध हो रहा था। लगातार आर्मी के ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो फर्जी तरीके से सर्च ऑपरेशन करते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते हैं। देखिए, आर्म फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट में कटौती करके कहीं ना कहीं हमने वहाँ के लोगों को ये बताया कि अब आपकी सुरक्षा को हम आर्म्ड फोर्सेज को पीछे रख के आपकी आज़ादी, आपकी स्वायत्तता को हम और मौका दे रहे हैं। हमने कश्मीर के हित के लिए बात की थी। हमें ये नहीं पता था कि कश्मीर की स्टेबिलिटी को लोग इतना टारगेट करेंगे और धार्मिक रूप से टारगेट करेंगे। उन्होंने अगर हमको इकोनॉमिक रूप से टारगेट किया होता हम लड़ लेते। देखिए, धर्म एक ऐसा सेंसिटिव इशू है और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की वो चाल है हमें धर्म के नाम पर तोड़ने की, लेकिन हम टूटेंगे नहीं पाकिस्तानियों, ये सुन लेना। हम धर्म के नाम पर, हम एकता में अनेकता वाले देश के लोग हैं, हम अपने किसी भी मुस्लिम भाई को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन उस किसी को भी छोड़ेंगे भी नहीं जो इस्लामिक कट्टरता के नाम पर हमारे देश की स्टेबिलिटी को चैलेंज करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, हमसे चूक हुई है, उसको रिव्यू कर रहे हैं और हम मारेंगे 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 और घर में घुस के मारेंगे। और अगर हमारे इस देश की सीमा के अंदर भी कोई ऐसा बैठा हुआ है जो उन आतंकवादियों को पोषित करता है, आतंकवादियों का पक्ष लेता है, तो उनको भी मेरी तरफ से ये चेतावनी है कि बच्चा या तो छोड़ दो, या तो सरेंडर हो जाओ, या तो भारत छोड़ के चले जाओ, तुमको भी मारेंगे और डंके की चोट पे मारेंगे। क्योंकि ये आतंकी जिस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, आपने भी तस्वीरें देखी, बिल्कुल बेखौफ हैं, कोई डर नहीं है उनको, किसी का डर नहीं सता रहा है, न सरकार का डर, न किसी दूसरे का डर, न इंसानियत, न कुछ। खैर, अमिताभ जी अपना जवाब देना चाह रहे थे, अमिताभ जी अपनी जवाब दीजिए। ये भाजपा प्रवक्ता से पूछिए कि तुम्हारे सिपाही वहां थे ही नहीं, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई तुमसे?
आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हजारों लोग जहां पे हैं वहां सिपाही तक क्यों नहीं खड़े थे भाई? 1 घंटे बाद पहुंच रहे हैं। ये कौन सी नीति है इनकी? जब आपने छूट दिया, ठीक है, आपको सेना बीएसएफ नहीं रखना है, सीआरपीएफ वहां होना चाहिए था, स्थानीय पुलिस कहाँ थी? इतने बड़े हथियार लेके मीलों दूर लोग पहुंच जाते हैं, आपको सूचना नहीं होती है और आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आपकी कमजोरी की वजह से लोग मारे गए, जीवन बर्बाद हो गया, नवविवाहिताओं का, बच्चे जो है वो बिन माँ बाप के हो गए, और आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे आप? भाई सुरक्षा की की व्यवस्था तो आप ही के जिम्मे है ना, बॉर्डर से लेकर स्टेट तक। अभी भी तो इतने बड़े दावे कर रहे हैं, मर जाने के बाद आप बात कर रहे हैं, उसके पहले आप कहाँ थे? क्यों नहीं वहां पे सिपाही थे भाई? आप क्या चाहते हैं कि पूरे कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करके सभी कश्मीरियों की स्वायत्तता को खत्म कर दिया जाए? आप कहना क्या चाह रहे हैं पत्रकार महोदय? आपको पता है भाई, कि केवल सेना ही करती है काम या पुलिस भी करती है काम? कश्मीर में इशू ही सबसे बड़ा था आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। आपका लागू करके कश्मीर के लोगों की स्वायत्तता को कम करना संवैधानिक तौर पर क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस की पिछली सरकारों ने पूरे कश्मीर को संगीनों और राइफलों के साए में रखा, वैसे उनको रखा जाए, वैसे उनको रखा जाए। मतलब पूरे कश्मीर में इतनी आर्मी डिप्लॉय कर दी जाए, इतनी आर्मी डिप्लॉय कर दी जाए कि कश्मीर के लोगों से ज्यादा वहां पर सेना था ना। ये देखिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि चूक हुई है। देखिए पत्रकार, देखिए अमिताभ जी, मैंने बिल्कुल माना कि चूक हुई है, और आप हमें बता रहे हैं कि मैंने माना कि चूक हुई है। मैं कब कह रहा हूं कि चूक नहीं हुई भाई? अरे हम तो सत्ता में बैठे लोग हैं, और मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि हमसे चूक हुई है, हमसे चूक हुई है। लेकिन क्या देखिए, ये हमला करने वाले लोग चाहते हैं कि कश्मीर में जो स्टेबिलिटी है उसको दोबारा से तलवारों और संगीनों के साए में रख दिया जाए। 1 घंटे बाद ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। हमने वहां पर सेना की उपस्थिति को कम किया ताकि वहां के लोगों में विश्वास बहाल किया जा सके। जो लोकल था वो वहां पे नहीं सक्रिय था, और आप हमें बता रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी, कश्मीरियों के घर के अंदर फोर्स लगाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। वो पर्यटक स्थल था, जानते हैं सब कि बड़े तादाद में वहां पर सैलानी पहुंचते हैं। क्या वहां पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने चाहिए थे? आपको लगता है ये जवाब जो आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है? देखिए, मैंने फिर शुरू में भी कहा और फिर एक बार कह रहा हूँ, कश्मीर में जो स्टेबिलिटी आ रही थी और लगातार वहाँ से हमने सेना के डिप्लॉयमेंट को कम किया ताकि कश्मीरियों के बीच ये विश्वास जाए कि आपके ऊपर सैन्य शासन नहीं चल रहा, आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, और उसका गलत फायदा अराजक तत्वों और इस्लामिक आतंकियों के द्वारा उठाया गया। मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, हमने कहा, मैंने माना, मैं बड़ी ईमानदारी से मान रहा हूं कि केंद्र में सत्ता हमारी है, चूक हुई है, जिम्मेदारी हमारी थी सुरक्षा देने में, हम कहीं ना कहीं असफल जरूर हुए हैं, मैं ये कब कह रहा हूं कि नहीं हुए, लेकिन चूक हुई है। हम जीवन तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन इन दोषियों को हम बख्शेंगे भी नहीं। ठीक रत्नेश जी, क्योंकि ये पहली गलती नहीं है, कई बार आतंकी हमले हुए हैं, कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं। मैडम आप जवाब सुन लीजिए। हाँ, मैडम 2014 में हमारी सरकार आई है। हाँ। उसके पहले दिल्ली में राजधानी में बम फोड़ दिया जाता था, किस तरफ कहां बम दग जाता था कुछ पता नहीं था। पिछली सरकार के आप उठा के देख लीजिए, हमारी सरकार में कश्मीर में हमले हुए, हमारी सरकार में बताइए दिल्ली में कोई बम विस्फोट हुआ हो? वरिष्ठ पत्रकार महोदय और अच्छा विशेषज्ञ महोदय बताएंगे कि 2014 पहले दिल्ली किसी गली में भी बम दग जाता था, अनुपम जी किसी भी गली में आतंकवादी आके गोलियां चले जाते थे, और उनकी नेता, जब उन्हें आतंकवादियों का इनकाउंटर होता था तो सोनिया गांधी रोती थी। देखिए साहब, मैं बहुत विनम्रता से भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि कश्मीरियों के बारे में कम से कम ये आरोप तो लगाइए कि भारत की सेना को देख करके वो खौफजदा हो जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें समझ में नहीं आता है। भारत की सेना वहां पर है, इसलिए कश्मीर का आम आदमी असुरक्षित महसूस करता है। अरे कश्मीर है कि कोई पाकिस्तान है, वो असुरक्षित क्यों महसूस करता है भारत की सेना को देख करके? वो तो भारत की सेना, उनकी अपनी सेना है। कैसी बात, आप अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते साहब। दरअसल वहां पे डिप्लॉयमेंट कम इसलिए किया गया था क्योंकि आपने वहां के ट्रूप्स को भेज दिया गलवान में बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। दरअसल वहां पर ट्रूप्स इसलिए कम हुए क्योंकि आपके किसी जीनियस आदमी ने भारत की सेनाओं की संख्या कम कर दी। जनरल जीडी बख्शी का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा, सुनिए उसको।
भारत की सेनाएं 1.5 लाख की कमी में चल रही हैं, उस बात को स्वीकारिए। कम से कम सेनाओं के ऊपर और आम शहरियों के ऊपर सवाल मत पूछा कीजिए। बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, चूक हुई है, आप मान रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। चूक को सुधारिए, ये आपका कर्तव्य है। दुश्मन के ऊपर टूट पड़िए, ये आपकी ड्यूटी है। अनुपम जी, नहीं, कम से कम इस तरह की बातें मत करिए जिससे कि जेहन को खराब लगे। बाकी मैं अपनी बात में समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल पर भी जाना है। मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए, अनुपम जी को मैं जवाब दे दूं। मैं आपसे कोई मेरा बैर नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरह की बातें बोल करके आप अपने तर्क को कमजोर करते हैं। आप मेरे देश के नागरिक हैं और मैं सत्ताधारी दल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बिल्कुल मैं आपके देश का फौजी हूं साहब मिश्रा जी। मैं आपके देश का फौजी पहले हूं, आप मैंने नागरिक हैं सरकार, और जब पहले आप भाई साहब आप नागरिक हैं, सवाल उठाते हैं, पहले आप इस देश के नागरिक हैं, भारत की सेना से पहले आप इस देश के नागरिक हैं तिवारी जी। अनुपम जी, सर्वप्रथम आप इस देश के नागरिक हैं। फौजी रहा हूं मैं बिल्कुल कह रहा हूं। अरे भैया, मैं फिर सर्वप्रथम आप इस देश के नागरिक हैं, उसके उपरांत सर्वप्रथम मैं इस देश का नागरिक होने के साथ साथ मैं फौजी हूं। मेरे नाम के आगे मेरी रैंक लिखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देश के प्रधानमंत्री के नाम जवाब दे नहीं लिखी जाती है। मैं जवाब मेरा ओहदा मैं अपने जवाब दे दूं। मैं कहता हूं कि मैंने सर्व किया है देश के। सुनिए, तो मैं उस तरह की बातें अपनी सेना के बारे में सुनना नहीं चाहूंगा। देखिए अनुपम जी, जहां तक मुझे पता है कि मैं एक पॉलिटिशियन होने के पहले इस देश का नागरिक हूं, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स में भी जाऊंगा और मैं कोई चुनाव भी लड़ता हूं तो उसके लिए मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा होता है। आप अगर आर्म फोर्सेस में जाते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो उसकी भी पहली शर्त होती है मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने कहा आप कुछ होने के पहले इस देश के नागरिक हैं। तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, मैंने बड़ी ईमानदारी से इस बात को मैं ना तो इधर उधर की बात की। सत्ता में हम हैं, सरकार में हैं, चूक हुई, जिम्मेदारी हमारी है। हमसे चूक हुई, हमने कब कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम रिपील नहीं कर सकते, जिसको हम फिर वापस नहीं कर सकते। लेकिन आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी अनुपम जी, इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है, और हम देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर एक भी नागरिक मरता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है भाई। बिल्कुल सही बात है, और हमारी है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने आज सरकार को और सत्ता में बैठे दल को अकेला छोड़ दिया इस देश हित के मुद्दे पर भी, वो भी देश और प्रदेश की जनता को दिखना चाहिए, और वो दिख रहा है। हम कह रहे हैं कि हम मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है अनुपम जी, ठीक। हम जो प्रिकॉशंस ले सकते थे हमने ले लिया। आप देखिए, आप तो सेना में रहे हैं। देखिए अनुपम जी, आप तो सेना में रहे हैं, पूरा का पूरा पाकिस्तान अलर्ट होकर बैठा है। हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को अभी मरने के लिए नहीं भेज सकते। इंतजार करिए, सही समय पर सही वार किया जाएगा और पाकिस्तान को पंगु बनाया जाएगा। मुझे भारत की सेना, भारत की सरकार से यही उम्मीद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही चलिए हम और आप तोप लेकर के लड़ जाते हैं पाकिस्तान से। मुझे पता है कि एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, एक लंबी कार्रवाइयां होती हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट इकट्ठा किया जाता है, तब जाकर के आप चढ़ाई करते हैं। वो नहीं कि हमने किसी को थप्पड़ नहीं मारने जाना, हमें इस नासूर को परमानेंट खत्म करने जाना है। बिल्कुल, उसके लिए आपकी तैयारियां प्रबल होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर काम कर रही है। लगने की आतंकी हमलों पर अनुपम जी, पीओके पर हम पूरी तरह स्ट्राइक करेंगे और वहां पर आतंकवादी संगठनों के जो भी लॉन्च पैड है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। यह हमारी सरकार का क्लियर एजेंडा है। बस हम देश के नागरिकों से इतना ही निवेदन है मेरा कि थोड़ी सी देश की सरकार पर विश्वास रखिए। जाने से पहले यहाँ से इस चैनल से जाने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट करना चाहूंगा कि आप लॉन्च पैड आप पहले भी खत्म कर चुके थे। आपने देख लिया है कि लॉन्च पैड खत्म होने से 2-4 साल में समस्याएं फिर आ जाती हैं। तो आप उस रीढ़ को क्यों कब तोड़ेंगे? वो जनरल असीम मुनीर जो भौंकता है हमारे देश के खिलाफ, उसको कब तोड़ने वाले हैं? वो आप डेट फिक्स करिए, चलिए हम सब जश्न मनाएंगे। उसके बाद उसको तोड़िए, पाकिस्तान की ISI को तोड़िए, सेना को तोड़िए। उसके लिए जब आप मुझे करते हुए दिखेंगे, मैं सैल्यूट करूंगा। ठीक है अनवर जी, ठीक है। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रत्नेश जी जुड़े हुए थे। रत्नेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी से अनुज शिवहरे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा गया जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आए। लोगों के सवाल थे कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इतनी बड़ी कमी कैसे रह गई। और अगर सरकार ये दावा करती थी, ये वादा करती थी कि अब हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उसके बावजूद ये आतंकी हमले जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।